हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। अब आगे अगले दिन मुंबई में अथर्व के फोन के बाद संडे को रंजीत लोगों ने दिल्ली जाने का प्लान बनाया था। और आज संडे था तो सुबह जल्दी ही रंजीत, आदित्य, आरती, ध्रुविका, आयुष, राधिका और रिति तीनों बच्चों को लेकर दिल्ली के लिए निकल गए। वही आराध्या चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी। वंशिका भी वही आई हुई थी। वह आराध्य को छोड़कर बाकी सबको अपनी शैतानी से पागल कर दी थी। अक्षत और धैर्य उसे छिपते फिरते थे। अथर्व के बिना सबका मन थोड़ा फीका सा था, लेकिन वंशिका की वजह से घर में कुछ रौनक लगी हुई थी। आज संडे था तो प्रीतम जी और बाकी सब भी घर पर ही थे। लगभग 11 बजे थे तब दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया जी आराध्या केसर की मालिश कर रही थी। उसका थोड़ा सर दर्द कर रहा था। दवाई ज्यादा ना खानी पड़ी, इसलिए वह माली से उसका दर्द गायब करने लगी थी। तब रजनी उठकर दरवाजा खोलना चली गई। उसने दरवाजा खोला तो देखा विराट की विद्या जी और वंश के साथ खड़े थे। साथ में ललित जी, ललिता जी, लक्षिता के साथ खड़े थे। रजनी ने उन सबको नमस्ते करके अंदर बुला लिया। ललिता जी आराध्या को देखकर बोली, अरे वह सास सेवा करवाई जा रही है। तब आराध्या जल्दी से उठ गई और उनके पैर छूने झुकी तो उन्होंने उसे रोक दिया और कहा, अरे बेटा, ऐसी हालत में झुको मत। प्रिया जी ने एक नौकर को चाय नाश्ता बनाने के लिए कहा। ललिता जी और विद्या जी ने भी आराध्या के पास बैठ गई। तब ललिता जी बोली, अथर्व कब तक आएगा? उसने बताया क्या? तब आराध्या बोली, वह माँ, उसने कहा था कि अभी 1 और महीना लगेगा। तब ललिता जी गुस्से में बोली, आने दो, इस लड़के को इसकी टांगे तोड़कर घर में बैठा दूंगी ताकि यह कहीं ना जा पाए। तब विद्या जी बोली, बोल पड़ोसी तक पूछने आ गए घर पर ही? अथर्व ठीक है ना, आजकल दिखाई नहीं देता। तब विराट जी बोले, जो वह आ जाएगा तब सबकी शिकायत ही आ जाएगी, अभी तो ये लोग उसकी चिंता में आ रहे हैं। तब ललित जी बोले, अभी कुछ दिन पहले मैंने उसे देखा मस्जिद के बाहर एक पुलिस वाले का दिमाग खा रहा था वह तो। अब आराध्या बोली, उसी दिन मस्जिद के पास से 3 बम कलेक्ट किए थे उसने पापा। सब लोग चौंक गई यह सुनकर। तब ललित जी उसे घूरते हुए बोली, आखिरी बार कब बात की थी उसने तुझसे? तब आराध्या बोली, जी परसों। तब विद्या जी बोली, हमें अब तक ये फोन भी नहीं किया, आने तो बताती हूँ इस नालायक को। तभी सबके कानों में एक आवाज बड़ी। सपना उसे तरफ देखा तो किया माछी माछी चिल्लाते हुए आराध्या की तरफ आ रही थी, जिसे देखकर सब चौंक गए। सबने दरवाजे की तरफ देखा तो रंजीत के साथ आदित्य और परिवार के कुछ सदस्य खड़े थे कि आराध्या के पैरों से चिपक गई तो आराध्या ने उसे सोफे पर बैठा दिया और उसे गले लगा लिया। प्रिया जी ने सबको अंदर बुलाया। प्रीतम जी हैरानी से सबको देख रहे थे। तभी आयुष ने उनसे कहा, क्या हुआ अंकल, आप खुश नहीं लग रहे हैं हमें देखकर? तब प्रीतम जी बोले, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं बस यही सोच रहा था कि तुम्हारे पिताश्री ने तुम लोगों को यहाँ आने कैसे दिया। तब रंजीत ने कहा, अथर्व की ख्वाहिश के आगे उसे घर में किसी की नहीं जल्दी। बड़े भैया, उसने कल फोन किया था मैं हवेली में कि आराध्य सबको काफी मिस कर रही है, तो माँ और पापा ने हमें सबको भेज दिया। तभी करणवीर जी भी अपनी स्टडी रूम से बाहर निकल आए तो वंशिका बोली, दादू आप सारा दिन उसे गुफा नुमा कमरे में क्या करते रहते हो? तब करणवीर जी ने कहा, तुम लोगों के खिलाफ साजिश रचता रहता हूँ, अभी निर्भय को कश्मीर भेज दिया है हमने। सब लोग हंस पड़े। तभी रंजीत उनके पैर छुए और उनके बाद आदित्य और आयुष ने भी। कुछ देर बाद सब बैठ गया। आदित्य और आयुष इधर उधर देख रहे थे। तभी उनकी नजर दीवार पर लगी तस्वीरें पर पड़ी। किसी तस्वीर में अथर्व करणवीर जी की पीठ पर सवारी कर रहा था तो किसी में प्रीतम जी 13 साल के अथर्व के लिए घोड़ा बनाकर उसके साथ खेल रहे थे। किसी तस्वीर में अक्षत के पीछे लटक रहा था तो किसी में प्रिया जी के गाल को चूम रहा था और सबके बीच में अथर्व, अक्षत, करणवीर जी, प्रिया जी और प्रीतम जी के साथ फैमिली फोटो लगी हुई थी। तभी प्रीतम जी की नजर उन दोनों पर पड़ी तो वह बोले, तुम लोग सो रहे होंगे कि आराध्या की फोटो क्यों नहीं है? तो हम सोच रहे थे कि जब बेबीज आ जाएंगे तो हम इस तस्वीर की जगह दूसरी फोटो फ्रेम करवा कर लगाएंगे जिसमें धैर्य और रजनी भी होंगे। तब रंजीत बोला, ये लड़का बहुत खुराफाती है, कल पहले तो भैया और आदित्य का दिमाग पूरी तरह से कॉपी कर दिया और फिर बात की। सब लोग बात करने लगे। आरती और बच्चों से मिलकर आराध्या का मन कुछ ठीक हुआ था, लेकिन अथर्व भी होता तो बात ही अलग होती। वही अथर्व बोर हो रहा था, उसका मन कर रहा था कि वह सूर्यवंशी मेंशन चला जाए। तभी देविल बोला, अर्थ चल आज हम देविल गर्ल से मिलकर आते हैं। तब अथर्व बोला, पर कैसे? अगर मेरे ऊपर नजर रखी होगी तो खामखा सब खतरे में आ जाएंगे। तब उसके दिमाग की बत्ती जल उठी। वो खी करके हंसते लगा और निकल पड़ा अपने कमरे से। वह सीधा माल गया और एक बुजुर्ग का गेट अप लेकर माल से निकल गया। बस में बैठकर वह अपने एरिया में पहुंचा और कुछ देर बाद वह सूर्यवंशी मेंशन के सामने था।
अथर्व को गॉड्स पहचान नहीं पाए तो वह उसे पूछताछ करने लगे। तब अथर्व ने कहा मुझे करणवीर जी से मिलना है। तब गार्ड ने अंदर फोन किया तो प्रीतम जी ने उठाया। तब उसने उनसे कहा तो प्रीतम जी करणवीर जी से पूछा तो उन्होंने चेकिंग करके अंदर भेजने के लिए कह दिया। गार्ड्स ने अथर्व की तलाशी ली और उसके जूते में से एक चाकू, कमीज के पीछे से एक गन निकली जिसे देखकर वह अथर्व को पकड़कर अंदर ले गए। करणवीर की सोच रहे थे कि उनसे यहाँ मिलने कौन आया है, वही प्रीतम जी अव्यान के साथ खेल रहे थे। ललित जी ने करणवीर जी के बोलने के लिए मुंह खोल तभी गार्ड अथर्व को अंदर ले आए और बोला सर इनके पास हथियार थे। करणवीर जी और सबने उसी तरफ देखा। अथर्व की आंखें ही बता रही थी कि वह कौन है। करणवीर की घाट से बोले से यही छोड़कर तुम लोग जो। तभी अथर्व अपनी गन और चाकू छीनते हुए बोलाए भी मुझे ही दे दो, बड़ा आया मुझे पकड़ने वाला। अथर्व की आवाज सुनकर सब लोग चौंक गए। तब अथर्व अपनी दाढ़ी उतारते हुए बोला यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा, क्या मेरा ही जलवा। तभी प्रिया जी, विद्या जी और ललिता जी तीनों उसकी तरफ दौड़ गई और उसे अपने गले से लगा लिया। वही अथर्वनी रंजीत लोगों की तरफ देखा तो आदित्य को देखकर मुंह बनाया और आरती की तरफ एक कीस उछाल दिया। ये देखकर आरती ने सबकी तरफ देखा तो आदित्य अथर्व को घूर रहा था। अथर्व सबसे मिल रहा था। तभी किया पापू कहकर अथर्व की तरफ भाग गई। अथर्व ने उसे गोद में उठा लिया और आराध्या की तरफ देखा जो आंखों में गंगा जमुना समेटे उसे ही देख रही थी। उसने जल्दी से किया को आरती को थमाया और आराध्या की तरफ जाते हुए कहा डार्लिंग डोंट क्राई, और भागना तो बिल्कुल मत। आराध्या जो भागकर अथर्व के पास आने वाली थी उसने उसे वही रोक दिया और जल्दी से जाकर उसे खुद से चिपकाते हुए कहा तुम्हारा दिल को सदा ही जोर से मुझे आवाज दे रहा था। डेविल ने सुन लिया और वह मुझे उठाकर यहाँ ले आया। आराध्या अथर्व से चिपकी रही तो अथर्व उसके कान में बोल डार्लिंग कमरे में जाओ, मैं पापा और सबसे मिलकर अभी आता हूँ। तब आराध्या वहां से कमरे में चली गई और अथर्व पीछे मोड़ तो विराट जी ठीक उसके पीछे खड़े हुए थे। उन्हें देखकर अथर्व चिल्ला दिया और बोला क्या कर रहे हो पापा, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। लेकिन विराट जी कुछ नहीं बोली। अथर्व के माथे पर बिखरे बालों ने पीछे किया तो उसे लगी चोट, उन्हें और सबको दिखाई दे गई। वह बोली ये चोट कैसे लगी। तब अथर्व करणवीर जी के पास जाकर बोला ये तो कॉलेज में मेरा झगड़ा हो गया था, बस तभी लग गई थी। करणवीर जी के अगल बगल प्रीतम जी, ललित जी और रंजीत बैठा हुआ था तो अथर्वपूर्ण सबकी गोद में एक साथ लुढ़क गया और कहा चलो अब सब लोग हाथ पैर दबाओ मेरे। पहले तो सबने उसे घूर कर देखा और फिर सब लोग सच में उसके हाथ पैर दबाने लगे, जिसे देखकर सभी लड़कों ने अपना सर हिला दिया। अथर्व करणवीर जी ले लीजिए और रंजीत जी की गोद में लेटा हुआ अपने हाथ पैर दबवा रहा था। तभी धैर्य उसे घूरते हुए बोला हमसे कौन मिलेगा। तो अथर्व उससे बोला कौन हो तुम लोग, मैं तुम लोगों को नहीं जानता, शायद मेरी याददाश्त गायब हो गई है। सभी लड़के एक दूसरे को देखने लगे और कुछ देर बाद ही सभी ने मिलकर अथर्व कौन तीनों की गोद से उठा लिया और अक्षत और वंश ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। धैर्य और अमन ने उसकी टांगे पड़ी हुई थी। तभी अथर्व चिल्लाने लगा अभी कुछ तो छोड़ो मुझे। तभी अमन ने उसके पेट पर गुदगुदी कर दी तो अथर्व गर्दन उठाकर उससे बोला कुत्ते कमीने सुखी छोड़ वरना बहुत मारूंगा। माँ देखो ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती शब्द सुनकर सभी का मुंह खुल गया और उन्होंने झट से अथर्व को छोड़ दिया। अथर्व भागकर वापस करणवीर जी के बगल में जा बैठा और उनसे चिपकते हुए कहा दादू मैं ना वहाँ कॉलेज में इस सूखी से भी ज्यादा पतला बिल्कुल चूस हुआ आम जैसा लड़का देखा। उसे पहली बार देखकर मेरी तो हंसी ही नहीं रख रही थी। सब अमन को देखकर हंसने लगे। तभी विद्या जी अथर्व को डपटते हुए बोली अर्थ ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते बेटा। तब अथर्व बोलना मैं कहाँ किसी का मजाक उड़ाता हूँ, वह तो खुद आया था मेरे पास अपना मजाक उड़वाने के लिए, रैगिंग लेने आया था मेरी दिया मैंने एक घुमा कर उसके बाद से दिखाई भी नहीं दिया कहीं। तब करणवीर जी अथर्व से बोले तुम आज आए कैसे, क्या वह लोग जानते हैं कि तुम अपने घर आए हो। तब अथर्व बोला नहीं मैं छुप कर आया हूँ, उनके और दुश्मन के बंदे अभी भी उसे मॉल के बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी मुझे उसे एजेंसी के ही लोगों पर शक है जो उनकी लंका ढाने पर लगे हैं। खैर आपको और होम मिनिस्टर को एक काम की बात बतानी है, बाद में बताऊंगा, मैं चला अपनी डार्लिंग बीवी के पास। अथर्व उठकर अपने कमरे में चला गया। अथर्व कमरे में गया तो देखा आराध्या पेड़ पर बैठी हुई थी। वह जल्दी उसके पास आया और उसके गले लगने लगा, लेकिन आराध्या ने उसे रोक दिया और गुस्से से उसके सीने पर थप्पड़ मुक्के मारने चालू कर दिए। अथर्वा ने फिर से नहीं रोक। कुछ देर बाद जब आराध्या के हाथ दुखने लगे तब वह रुक गई और रोते हुए उसके सीने से लग गए। अथर्व अपनी उसका सर प्यार से सहलाया और उसके माथे को चुमकर कहा वैसे इतनी मार किस खुशी में पड़ी मुझे बताओगी। तब आराध्या मुंह बनाकर बोली मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, वह भी बिना किसी बात के, अब घर वालों पर तो नहीं उतार सकती ना, तो इसीलिए तुम पर उतार दिया। तब अथर्व बोला और प्यार वह भी तो आता होगा ना, वह भी उतारो ना। अथर्व ने ये कहकर होंठ गोलकर चुमने के लिए आगे बढ़ाए तो आराध्या ने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा वह तो मैंने किया पर लूटा दिया, सब खत्म हो गया। अथर्व ने आराध्या को घूर कर देखा और कहा अच्छा चंगू मंगू किक मारो। तभी आराध्या के पेट में दोनों बच्चों ने जोर से किक मारी तो आराध्या आह की आवाज के साथ कराह उठी।
उसने गुस्से से अथर्व को गोरा तो अथर्व उसके चेहरे के नजदीक जाकर उसका गाल सहलाते हुए बोला, मेरे हिस्से की एक चुम्मी तक किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला, सो गिव मी माई किस। उसने आराध्या के होठों को किस करना शुरू कर दिया। आराध्या भी उसका साथ देने लगी। कुछ देर बाद आराध्या अथर्व के सीने पर कर रख लेती हुई थी। अथर्व उसके पेट पर थपकी दे रहा था जैसे बच्चों को सुला रहा हूँ। बच्चे भी शांत हो गए थे। आराध्या अथर्व से बोली, आज तुम यहीं रुक जाओ ना। तब अथर्व बोला, पर मुझे सुबह कॉलेज भी तो पहुंचना है। तब आराध्या जिद करते हुए बोली, नहीं आज ही रुक जाओ प्लीज। तब अथर्व बोला, फिर मैं 3 बजे निकल जाऊंगा रात में। तब आराध्या खुश हो गए। तभी दरवाजे पर नाक हुआ। ध्रुविका बोली, दोनों लंच के लिए आ जाओ। तब अथर्व जल्दी से उठकर बोला, चलो डार्लिंग, मैं सुबह से ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। अथर्व आराध्य को लेकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। खाना देकर अथर्व का चेहरा खिल गया। आलू गोभी मटर पनीर और भी सब्जी थी जो अथर्व को पसंद थी। अथर्व खाने में जुड़ गया। तभी विद्या जी बोली, मेरा बच्चा कितना दुबला हो गया है। तो अथर्व नहीं मासूम चेहरा बना लिया। तो वंशिका बोली, माँ ममता में अंधी मत हो, देखो तो इसकी 6 पैक एब्स गायब होने वाले हैं। ललित अंकल लगता है वहाँ ऑयली फूड बहुत ज्यादा खा रहा है। यह अथर्व ने वंशिका को घूरा तो ललिता जी बोली, क्या क्या खाता है वहाँ पर। तब अथर्व बोला, वह माही है ना, उसकी मम्मी मेरा टिफिन अलग से देती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है और शायद देसी घी डालते हैं उसमें। कोई बात नहीं माँ, वहाँ से आकर मैं डाइटिंग कर लूंगा और तू वंशी बेटा निर्भय की माँ से चुगली करूंगा तेरी, देखना तेरी रेल बनाकर रखेगी वह। तो वंशिका का मुंह बन गया। तभी ललिता जी अथर्व को घूरते हुए बोली कि माही कौन है, तुझे कहा था ना लड़कियों से दूर रहना। तब अथर्व बोलना, अरे मेरी बातें, वह मेरी दोस्त है, उसके बाप को ही टारगेट बनाया जा रहा है, मुझे उसके थ्रू ही उन पर नजर रखनी है। तब ललित जी बोली, दोस्ती की आड़ में ये लड़कियां गले भी पड़ जाती है, तू दूर ही रहना उसे। तो अथर्व और आराध्या एक दूसरे को देखने लगे। अथर्व बोला, मैंने उसे बता दिया है कि मैं मैरिड हूँ। तब ललिता जी बोली, तो क्या वह मैरिड लड़कों के पीछे लड़कियां नहीं पड़ती, उल्टा ऐसा ज्यादा होता है। ललिता जी की माही के बारे में पूछने पर अथर्व ने उन्हें बताया कि वह दोस्त है। तो ललिता जी उसे डांटने लगी थी। ललिता जी की बात सुनकर ललित जी बोले, अरे थानेदार नहीं जी, आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या। तो ललित जी बोली, अपने बेटे पर भरोसा खुद से ज्यादा है, लेकिन आप मोनिका जैसी चुड़ैलों को तो जानते हैं ना, वह नहीं देखे कि लड़का मैरिड है या अनमैरिड। तब अथर्व बोला, अरे माँ, मैं अपने पीछे पूरा मामला साफ करके आऊंगा, फिर चाहे वह कोई चुड़ैल ही हो। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। तब अथर्व रंजीत जी से बोला, आप लोग रहेंगे ना आज यहाँ। तब रंजीत जी बोले, नहीं, मुझे और आदित्य को जाना होगा, कल मीटिंग है हमारी। आयुष कल सभी लड़कियों को लेकर हवेली आ जाएगा। तो अमन बोल, मैं और वंश भी आयुष भाई के साथ चले जाएंगे, वह बच्चे भी है ना साथ में, तो इसलिए। तब अथर्व बोला, मैं भी रात को 3 बजे निकलूंगा तो टाइम से पहुंच जाऊंगा। तब रंजीत जी अथर्व से बोले, तुम ऐसे ही छुपकर हवेली भी आ सकते हो। तब अथर्व मुंह बनाकर बोला, और किस देखूंगा वहां आकर, आपके पूज्य भाताश्री को या फिर उनकी अर्धांगिनी बहरी बीवी को देखने। अथर्व ने आदित्य को देखकर शैतानी स्माइल दी। तब करणवीर जी अथर्व को आंखें दिखाते हुए बोले, शांति से खाना खा ले बंदर और मेरे साथ कमरे में चल, तमीज भूलते जा रहे हो दिन ब दिन। उसके बाद अथर्व ने बिना कोई तीर छोड़े खाना खाया शांति से। कुछ देर बाद वह करण जी के साथ उनकी स्टडी रूम में था। तब करणवीर जी अथर्व को सुनते हुए बोले, जब तुम्हारा राकेश और अपनी माँ से कोई लेना देना ही नहीं है तो क्या उनके बाकी बच्चों के सामने उन्हें ताना मारते हो। तब अथर्व बोला, पहले तो अपने वार ठीक कीजिए, वह मेरी माँ नहीं है तो दोबारा कभी यह बात आप मत कह देना। तब करणवीर जी बोले, तो तुम छोड़ दो ना उन्हें ताने मारना। तब अथर्व उन्हें घूरते हुए बोला, आपके अंदर कहीं उसे आदमी का बाप तो नहीं जाग गया। तब करणवीर जी ने कहा, जितना कहा है उतना कर, हमारा अब उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारा अपनी दादी और आदित्य आयुष के बच्चों से, उनकी माओं से तो लेना देना है और हमेशा रहेगा। तब अथर्व बोला, ठीक है, सिर्फ आपके लिए, लेकिन अब तब जब तक वह आदमी और औरत चुप रहेंगे। तब करणवीर जी बोले, अच्छा बताओ क्या कहने वाले थे तुम। तब अथर्व ने कहा, वह जो माही है उसका बाप एक साइंटिस्ट है जो न्यूक्लियस बम की रिसर्च में ही फ्लॉप करने की तकनीक पर रिसर्च कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना आप। तब करणवीर जी बोले, क्या इसमें तो बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है हमारी इंडियन फोर्स को अगर यह हमारे खिलाफ ही उसे किया गया तो। तब अथर्व बोला, वही तो, इसलिए ही उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है कि कहीं वही ये रिसर्च किसी दुश्मन के साथ ना करे, लेकिन अभी तक तो वह साफ सुथरे लग रहे हैं, आगे देखते हैं। तब करणवीर जी बोले, तुम्हें उन पर शक है क्या। तब अथर्व बोला, तब तो मुझे उनके साथ साथ पूरी रॉ एजेंसी वालों पर है, और जिस पर भी सब पक्का साबित हुआ उसे तो फिर डेविल देखेगा। और होमी से कहो कि रक्षा मंत्री जी एक एक करके भारत के सभी सीमाओं पर दौरा करके आए। तब करणवीर जी ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, ठीक है, मैं बात करूंगा राजपाल से कल। तब अथर्व वहां से निकालकर सभी लड़कों के रूम में जा पहुंचा जहां आयुष और आदित्य भी थे। वंश ने कहा, अर्थ तू भी चलेगा, शहर घूमने जा रहे हैं हम शाम को आयुष भाई और आदित्य भाई को। तब अथर्व बोला, मैं पागल हूं जो ये छुप कर आया हुआ, तुम सबके साथ खुलेआम घूमो।
मैं यही रहूंगा, तुम सभी चले जाओ। तब उन सबके साथ कुछ देर मस्ती करके अथर्व अपने पापा लोगों पर ढाबा बोलने निकल पड़ा। कमरे से अथर्व अपने तीनों पापा के कमरे की तरफ जा रहा था। रास्ते में रजनी के कमरे में आरती, ध्रुविका, राधिका और रीति बच्चों के साथ बैठे थे। अथर्व उनके कमरे में घुसते हुए बोला, हेलो लेडीज, की आज थककर सोने ही वाली थी। वह तेजी से उठकर बैठ गई और अथर्व की तरफ गोद में लेने के लिए अपनी बाहें फैला दी। अथर्व ने उसे गोद में उठा लिया। उसने आरती की तरफ देखा जो किया को घूर रही थी क्योंकि वह काफी देर से सोने के लिए रो रही थी। वह अथर्व से बोली, इसने अपने पापा से कम तुम्हारे गुण ज्यादा आते जा रहे हैं। तब अथर्व किया के गाल चूमते हुए बोला, अच्छा ही है, परी बड़ी होकर ताने मारेगी उसे। तभी अव्यान रोने लगा तो अथर्व किया से बोला, जो परी सो जाओ और गजनी डार्लिंग गोलू बाबा को मुझे दो। अथर्व ने बच्चे को गोद में लिया और आड़े तिरछे मुंह बनाकर हंसाने लगा। विवान ने जो टुकुर टुकुर अथर्व को देख रहा था वह राधिका की गोद में मचलने लगा। तब अथर्व ने गोलू को आरती को देकर उसे गोद में उठा लिया तो वह इतना खुश हुआ जैसे उसे कोई खिलौना मिल गया हो। तब रीति बोली, शायद तुम्हें आयुष भाई समझ रहा है, उनके पास जाकर भी ऐसे ही खुश होता है। तब अथर्व अपने विवान से कहा, मैं तेरे बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तब विराट खिलखिलाने लगा जैसे अथर्व की बात नकार कर उसका मजाक उड़ा रहा हो। तब अथर्व उसे घूरते हुए रजनी को पकड़ाते हुए बोला, चिरकुंडी मुझ पर रास्ता है, बाद में देखूंगा तुझे। अथर्व वहां से बाहर निकल गए तो सभी लड़कियां विराट के कारनामों पर हंसने लगी। रंजीत और आदित्य प्रीतम जी और ललित जी और विराट जी के पास एक बड़े से कमरे में बैठे थे जिसमें एक तरफ छोटा सा बार काउंटर भी रखा हुआ था। आदित्य को छोड़ बाकी सबके हाथ में कांच का ग्लास था। तभी सपना अथर्व को कमरे में आते देखा तो ललित जी और बाकी दोनों पापा ने बिजली की तेजी से अपने गिलास छिपा दिए, लेकिन अथर्व सबको देख चुका था और रंजीत को तो कुछ समझ में भी नहीं आया था, इसलिए उसका गिलास उसके हाथ में ही था, जिसके देखकर प्रीतम जी खिसिया गए। अथर्व जल्दी से उन सबके पास पहुंचते हुए बोला, यह क्या पापा लोग ड्रिंक कर रहे हैं, मैं भी एक फिर एक बियर की बोतल लूंगा। तभी विराट जी उसे आंखें दिखाते हुए बोले, हम ड्रिंक नहीं कर रहे थे, बस तुम्हारी चाची की खातिरदारी कर रहे थे, खबरदार जो उसे तरफ देखा भी तो। तब अथर्व उन्हें धमकाते हुए बोला, मैं अभी दादू को बात कर आता हूँ। अथर्व कमरे से भागने लगा तो ललित जी ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसे घूरते हुए कहा, तू कुछ दिन पहले अपने कॉलेज की दोस्त अवनी के फार्म हाउस की पार्टी में पूरी बोतल बियर की घटक गया था, उसकी एक फोटो है मेरे पास, बात दिखाकर आओ चाचा जी को। ललित जी की बात सुनकर अथर्व की आंखें हैरानी से फैल गई। तभी विराट जी ने उसे दबोच लिया और कहा, काम के टाइम पर ट्रेन करता है नालायक। और ललित, तुझे पता था तो तुमने इस तोड़ा क्यों नहीं उसी वक्त। तब ललित जी बोले, इसने दूसरी बोतल नहीं ली थी और वह भी इसे उसे नहीं, लड़के ने बहकाकर पिलाई थी। तब प्रीतम जी बोले, ये बच्चा नहीं है जो कोई भी इसे बका देगा और तू। तभी अथर्व बोला, मैं अभी ललिता माँ को लेकर आता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ आप सबको रंगे हाथ पकड़ा है, मेरी चाल मुझ पर डाल रहे हो, मुझे तो थोड़ी सी डांट पड़ेगी और सब साफ हो जाएगा, लेकिन आप तीनों का क्या होगा पापा जी। तभी अथर्व जोर से माँ का कर चिल्लाने ही वाला था। विराट जी बोले, एक बड़ी पिज्जा एक्स्ट्रा चीज के साथ काफी है ना मुंह बंद रखने के लिए। तब अथर्व बोला, ठीक है, वैसे भी मेरी डार्लिंग बीवी मुझे बियर पीने के बाद कमरे में घुसने नहीं देगी, जल्दी ऑर्डर कर दो पापा, फिर डिनर का टाइम हो जाएगा तो मन आपको पिज्जा मंगवाने के लिए कोसेंगी। विराट जी अथर्व को घूरते हुए पिज्जा ऑर्डर करने लगे। अथर्व ने सबको ब्लैकमेल करके पिज्जा ऑर्डर करवा दिया था। तभी अथर्व का ध्यान आदित्य पर गया, वह उसके गिलास में झांकने लगा तो उसमें कोका कोला था। अथर्व उसे बोला, इन बेवड़े बुजुर्ग लोगों के साथ क्या मक्खियों मार रहे हो, इनके थोड़े यंग बुजुर्गों के पास जाकर नहीं बैठ सकते। तो आदित्य बोला, यंग बुजुर्ग कौन। तो अथर्व ने कहा, इनके बच्चे, वह सब घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, राधिका और रीति लोगों को भी ले जाना। इतना कहकर अथर्व वापस आराध्या के पास आ गया और उसका दिमाग खाने लगा। कुछ देर बाद जब सब हाल में आए तो देखा अथर्व मजे से पिज्जा खा रहा। अक्षत और सब यंग लोग घूमने चले गए थे। अमन ने जाते जाते भी अथर्व को साथ आने के लिए कहा तो अथर्व ने उसे मना कर दिया। अथर्व आराध्या को भी खाने के लिए बोला तो आराध्या ने खाना मना है कहकर टाल दिया। पिज्जा खाकर अथर्व ने मुंबई ठाकुर हवेली में फोन लगा दिया। इस बार फोन राधा जी ने उठाया तो अथर्व ने बिना कुछ कहे अपनी दादी से बात करवाने के लिए कह दिया, मीनल जी। अथर्व से बोली, अर्थ बेटा तू ठीक है ना। तो अथर्व बोला, मैं ठीक हूँ दादी, आप भी आ जाती ना यहाँ, आज मैं आपसे भी मिल लेता। तो मीनल जी बोली, तू घर पर आ गया क्या, तेरा काम खत्म हो गया। तो अथर्व बोला, नहीं दादी, वह मुझे सबकी याद आई तो मैं सबसे मिलने आ गया, सुबह वापस जाऊंगा और सब कुछ निपटा कर ही आऊंगा। तब मीनल जी बोली, बेटा राधिका और रीति की शादी नजदीक आ रही है तो उससे पहले ही यहाँ हवेली में आ जाना। तब अथर्व ने कहा, पर मैं तो बाराती रहूंगा ना दादी, वंश और अमन मेरे भाई है। तब मीनल जी बोली, और रीति और राधिका वह भी तो तेरी बहन है ना। तब अथर्व सोचते हुए बोला, हम एक काम करेंगे, एक रिजॉर्ट बुक कर लेंगे और सब वहीं रह लेंगे, ठीक है ना। तो मीनल जी बोली, इसके लिए शायद तेरे दादा और राकेश ना माने। तो अथर्व ने कहा, उस आदमी की कौन सुनेगा। ऐसे ही कुछ देर बात करके अथर्व ने फोन कट कर दिया।
वहीं दूसरी तरफ अक्षत और वंश लोग सबको घुमाने के बाद पास के पार्क में आ गए। वहां पर वंश राधिका के साथ और अमन रीति के साथ घूमने लगे। आदित्य बेंच पर आरती के साथ बैठा हुआ था। आरती उससे बोली, यहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं ना आदित्य जी। आराध्या का और अथर्व का कितना ध्यान रखते हैं। आराध्या सही कहती थी, यहाँ सबके साथ अथर्व जरा भी गुस्सा नहीं होता, हमेशा शैतानी मोड में एक्टिव रहता है। तब आदित्य बोला, अथर्व को बचपन से ही यहाँ प्यार मिल रहा है, इसलिए ही तो पापा की इतनी कोशिश काम नहीं आ सकी, उनका तरीका भी ठीक नहीं था। तब आरती बोली, कितना अच्छी पहना आदित्य जी, जिस बच्चे को पापा जी ने ठुकराया था उसे यहाँ के लोगों ने कितने प्यार से संभाला है। क्या कोई दूसरे के बच्चे को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार कर सकता है? शायद मैं तो नहीं कर पाती। तब आदित्य बोला, जो हमारे हाथ से छूट गया उसे जाने देते हैं और जो हमारे पास है उसे समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य ने अपनी गोद में लेटे गोलू का माथा चूमते हुए कहा। अक्षत लक्षिता के साथ घूम रहा था और लक्ष्य किया को झूला झूल रहा था। कुछ देर बाद और घूमने के बाद सब लोग वापस सूर्यवंशी मेंशन पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ अमरीश का आदमी मॉल के बाहर अथर्व के निकलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सुबह से शाम हो गई थी, उसे अथर्व का कोई अता पता नहीं मिला। अमरीश को उसकी बेवकूफी पर और अथर्व की चालाकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं माही और नीतीश लोगों ने भी अथर्व को कई फोन किया, लेकिन पूरा दिन उसका नंबर बंद ही रहा। माही के पिता मिस्टर गर्ग माही को बताना भूल गए थे कि अथर्व उसके पीछे से कल शाम को उनके घर आया था। सब लोग घूमकर जब मेंशन पहुंचे तो अथर्व तीनों पापाओं के साथ कैरम खेल रहा था। जब भी कोई गिट्टी निकलती तो वह चिल्लाने लगता। अथर्व ने सबको हराया तो करणवीर जी और रंजीत जी भी मैदान में उतरे। अथर्व और करणवीर जी ने पहले मिलकर रंजीत जी को गेम से बाहर निकाला और फिर खुद खेलने लगे। उसके बाद अथर्व ने करणवीर जी को भी बाहर कर दिया तो वह मुंह बनाकर अथर्व को घूरने लगे। तब तक डिनर का टाइम भी हो गया था। विराट जी और ललित जी डिनर के बाद वापस घर चले गए। रात को अथर्व आराध्या के साथ थोड़ा बहुत आराध्या को प्यार करके सो गया। सुबह 3 बजे का अलार्म लगाकर, लेकिन आराध्या ने उसे 2:30 बजे ही जगा दिया। तब अथर्व उसे लेकर आधे घंटे तक पड़ा, उससे बातें करता रहा। वह बोला, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह मिशन जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और फिर उसके पेट पर कान रखकर कहा, चंगू मंगू मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और फिर मिलकर सबको परेशान करेंगे। आराध्या ने घूर कर देखा तो अथर्व ने इसे जोर से किस कर लिया और कहा, इस मिशन के बहाने थोड़ा और टाइम निकल जाएगा और फिर तो बेबीस आने के बाद में तुम्हें एक भी दिन बिना प्यार किए नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद अथर्व जैसे छुपकर आया था वैसे ही सूर्यवंशी मेंशन से निकल गया। कुछ दूर ही उसकी बुक की हुई टैक्सी खड़ी थी, जिससे उसे सीधा कमरे पर उतारा। तो अथर्व वापस जाकर बेड पर लेटकर प्लान सोचने लगा कि ऐसा क्या करे जिससे रो एजेंसी के सारे दुश्मन एक साथ इकट्ठे हो जाए और वो सबको खत्म करके वापस अपने घर चला जाए। अमरीश किसी से फोन पर बात कर रहा था। सामने से आदमी ने कहा, वो प्रोफेसर हाथ में नहीं आया अमरीश। तब अमित ने कहा, कोशिश कर रहा हूं। जब तब वह आदमी बोला, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। अमेरिका फोर्सेस ने हमें सीरिया में धकेलना शुरू कर दिया है, 2-3 जगह खाली कर चुके हैं हम, अगर तुमसे नहीं होता तो बता दो, हमारे पास और भी ऑप्शन है। तब अमरीश ने कहा, और उस बच्चे मतलब अथर्व का क्या करना है? तब सामने से उसे आदमी ने कहा, जान से नहीं मारना है, बाकी हाथ पैर तोड़ सकते हो। तब अमरीश ने कहा, ठीक है, फिर उसे प्रोफेसर का प्रोग्राम जल्दी आपके पास होगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और फिर वह खुद से बोला, प्रोफेसर साहब बहुत चिली शांति से जिंदगी, अब एक धमाका होगा और अथर्व उसमें टांग नहीं अड़ा पाएगा। वही अथर्व कॉलेज पहुंचा तो वह सीधा कैंटीन में चला गया, क्योंकि दोबारा सोने से वह लेट पहुंचा था और क्लासेस शुरू हो गई थी। वह कैंटीन में बैठकर नाश्ता कर रहा था, तभी सोनिया वहां आकर अथर्व के सामने बैठ गई। अथर्व उसे घूरते हुए बोला, क्या है, मेरे खाने को नजर लगाने आए हो? तो सोनिया बोली, क्या हम बात कर सकते हैं? तब अथर्व सीधे उसके मुंह पर मना करते हुए बोला, नहीं कर सकते, मुझे पराई स्त्री से बात करना मना है। अगर मेरी डार्लिंग को पता चला तो वह मुझे जूते से मारेगी, और तुम मेरे आसपास बताया करो मेरे डेविल को गुस्सा आ गया तो वह तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, यह मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, समझी? इतना कहकर अथर्व वहां से उठकर चला गया। ये सब दूर से माही, मोनिका और अवनी तीनों खड़ी देख रही थी। मोनिका माही से बोली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मिस होटी के साथ मजे कर रहा है। तब माही उसे घूरते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी? तब मोनिका बोली, अच्छा, परसों में भी मैंने दोनों को पार्किंग में साथ देखा था और परसों वह तुम्हारे घर गया था शाम को जब तुम शॉपिंग पर गई थी, उसने यह बात तुम्हें क्यों नहीं बताई? इतना कहकर वह वहां से चलती बनी। माही बस अथर्व को देखे जा रही थी कि कहीं वह सोनिया के साथ में ना आ जाए। माही ने उस दिन अथर्व से कोई बात नहीं की। वह गुस्सा भी थी कि अथर्व उसके घर गया लेकिन उससे मिला नहीं। माही ने उसे दिन अथर्व से कोई बात नहीं की। वह गुस्सा भी थी कि अथर्व उसके घर आया लेकिन उससे मिला ही नहीं। अगले दिन सुबह अथर्व सोच रहा था कि माही उससे नाराज क्यों है, तभी उसका दिमाग उसी तरफ चला गया, मतलब मोनिका की ओर। उसने बाइक उठाए और कॉलेज की तरफ निकल गया। वही कॉलेज में
माही अकेली बैठी थी, तभी मोनिका उससे बोली, अथर्व अब तक नहीं आया। माही तभी सामने से अथर्वता देखा तो वह बोली, अरे, वह नाम लिया और आ गया। अथर्व ने बाइक पार्किंग में लगे और उन दोनों के पास आकर दोनों को हेलो बोला तो मन ही मुंह बनाकर मोनिका से लाइब्रेरी जाने का बोलकर वहां से चली गई, लेकिन अथर्व ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी मोनिका उससे बोली, अरे अथर्व, तुम्हारा प्यार जा रहा है, तुम भी जाओ। पर अथर्व उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह उससे बोला, मोनिका, तुम्हें ये कॉलेज कैसा लगा? तब मोनिका ने कहा, बहुत अच्छा, पर तुम माही के पास क्यों नहीं गए? तब अथर्व ने कहा, वह तो मुझे रोज मिलती है, लेकिन तुम्हारे जैसी हॉट लड़की मुझे दोबारा थोड़ी मिलेगी। तब मोनिका ये सोचकर खुश हो उठे कि अथर्व उसे पर लड्डू हो गया है। वह बोली, होता तो वह कल वाली माहिरा भी थी। तब अथर्व बोला, लेकिन तुमसे होता नहीं है, क्यों ना कल नहीं आज कॉफी पिए साथ में? तब मोनिका बोली, ठीक है, सामने वाले कैफे में चले गए। तब अथर्व बोला, लेकिन मुझे तो तुम्हारे हाथ की बनी कॉफी पीनी है, पिलाओगी ना? तब मोनिका अपनी जीत पर खुश होते हुए बोली, ठीक है, तुम मेरे फ्लैट पर आ जाना। तब अथर्व हाँ कहकर वहां से चला गया। अथर्व के जाते ही मोनिका ने अमरीश को फोन किया और बोली, लड़का मेरे पीछे लड्डू हो गया है अमरीश। तब अमरीश बोला, इस लड़के पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है, फिर भी तुम कंटिन्यू करो ये सब और ध्यान से। हाँ, तो मोनिका ने हाँ कहकर फोन काट दिया और वहां से निकल गई। माही कुछ दूर खड़ी है, सब देख रही थी। उस विश्वास नहीं हो रहा था कि अथर्व ऐसा कुछ कर सकता है, वह आराध्य को धोखा दे रहा है। ये सोचकर उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने अथर्व से बात करने का सोचा और वहां से चली गई। वही अथर्व क्लास में ना जाकर कॉलेज से बाहर निकल गया। कुछ तो करने वाला था। वह दिल्ली डिफेंस सेक्रेटरी के ऑफिस के बाहर जयराज सिसोदिया की गाड़ी आकर रुकी। उसे वहां इमरजेंसी में बुलाया गया था। उसने सेक्रेटरी के केबिन पर नॉक किया तो अंदर से कमिंग इन की आवाज आई। तो वह अंदर गए तो डिफेंस सेक्रेटरी बोले, बैठो जयराज, लेमन टी पियोगे? बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर। तब जयराज जी बोले, आपने मुझे यहाँ चाय पीने तो बुलाया नहीं होता है ना? तो डिफेंस सेक्रेटरी बोल, बताता हूँ, पहले ये बताओ तुम्हारा जूनियर रो एजेंट कैसा है? तब जयराज जी बोले, लड़का अच्छा है, मैच्योरिटी आ रही है धीरे धीरे, लेकिन पूरी तरह उसे पर निर्भर नहीं रह सकते। तब डिफेंस सेक्रेटरी बोले, रहना होगा उसे पर ही निर्भर, क्योंकि मेरे ख्याल से वही एक है जिसकी वजह से प्रोफेसर के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई है। जयराज जी चुप रहे तो वह आगे बोले, खबर मिली है कि कुछ रॉ एजेंट्स भी इस बड़े प्लेन में इन्वॉल्व है, अभी तक पूरी खबर नहीं आई है। ये सुनकर जयराज जी अपना सर पकड़ कर बैठ गए। तभी डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, अलीशा भी उन्हीं के लिए काम कर रही थी जिसे अथर्वा ने ही मारा, इसलिए कह रहा हूँ कि लड़के में दम है। तब जयराज जी बोले, प्रोफेसर को मारने के अलावा कुछ और प्लान तो नहीं है ना उनका? मतलब हमारे एजेंट पर भी हमला होना बंद हो गया है? आखिर चाहते क्या है ये लोग? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब डिफेंस सेक्रेटरी बोले, फिलहाल तो अथर्व को अपने हिसाब से चलने दो और नजर भी बनाए रखना उसे, पर पता चले उसने कोई कांड कर दिया और हमें पता ना हो। तब जयराज जी उन्हें सैल्यूट मारकर वहां से चले गए। दूसरी तरफ माही अपने घर पर अथर्व का इंतजार कर रही थी। उसे अपने पापा से पता चला कि वह उनसे फिजिक्स पढ़ने आया करेगा। तभी अथर्व का मैसेज उसके फोन पर आया जिसमें लिखा था कि अंकल से कहना कि उसे लेट हो जाएगा। तो माही का मुंह बन गया। वहीं दूसरी तरफ अथर्व दिल्ली के पहाड़गंज की सड़कों पर घूम रहा था, जहां का एड्रेस उसे मोनिका ने दिया था। वह एक पुरानी सी बिल्डिंग में घुस गया और बेल बजाई तो मोनिका ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया। तो अथर्व अंदर जाकर बैठ गया। तभी मोनिका उससे बोली, कॉफी बना रही हूँ, सैंडविच खाओगे क्या? तब अथर्व बोला, जरूर खा लूंगा। वैसे एक बात बताओ, तुमने स्कूलिंग कहाँ से की थी? यह सुनकर मोनिका सकपका गई और बोली, यही से की थी। क्यों? तब अथर्व ने उसे काफी ली और कहा, तुमने स्कूलिंग आगरा से की थी, फैशन डिजाइनर बनने का शौक था तुम्हें, है ना? मोनिका उसकी बात सुनकर भूत बनकर खड़ी थी। तब अथर्व कॉफी पीते हुए बोला, अरे सैंडविच कहाँ है? ये रहा। अथर्व ने किचन में जाकर सैंडविच उठकर खाना शुरू कर दिया और बुत बनी मोनिका की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो मैं कहाँ था? हाँ, तुम स्कूलिंग के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग ज्वाइन किया, उसके बाद तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन इसी बीच तुम्हें किसी से प्यार हो गया। किस हुआ ये पता नहीं चल पाया, लेकिन उसे प्यार के चलते तुमने अपने पति को मरवा दिया। अभी तुम अपने लवर का वेट कर रही हो कि वह कब तुमसे शादी करे, है ना? और इसी बीच तुम्हारे लवर ने कॉलेज में तुम्हें मुझे टारगेट करने के लिए भेज दिया। वहां पर तुमने मुझे माही और माहिरा के बीच उलझाने की कोशिश की। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर मेरे डेविल ने मुझे समझाना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर मोनिका हकलाते हुए बोली, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तब अथर्व बोला, मैंने अपने सोर्स से पता लगाया, बस तुम्हारे लवर का नाम सामने नहीं आ पाया। अथर्व सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था कि तभी अचानक मोनिका उसके ऊपर कूद गई और अथर्व को किस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन
उसे मालूम नहीं था कि अथर्व के अंदर डेविल विराजमान है जो उसकी क्या दुर्गति करेगा, उसका उसे अंदाजा तक नहीं था। वही उसके अथर्व के पास आने से डेविल भड़क उठा। उसने मोनिका की गर्दन पकड़ी और उसे खुद से झटके से अलग कर दिया। मोनिका ने अथर्व की आंखों में देखा जहां अथर्व था ही नहीं। उसके फेसियल एक्सप्रेशन इतने चेंज देखकर वह बोली, कौन कौन हो तुम? तब डेविल बोला, अभी तो मेरे अर्थ ने बताया था मेरे बारे में डेविल, और तुम्हें क्या लगा होठों पर यह जहरीली लिपस्टिक लगाकर मेरे अर्थ को मार दोगी? मोनिका एक बार फिर चौंक गई। तभी डेविल ने कहा, पहले दिन से तुझे ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, अभी देखा था मैंने तुझे बोलते हुए कितना ध्यान रख रही थी कि यह जहरीली लिपस्टिक तुम्हारे अंदर ना चली जाए। तभी मोनिका बोली, तुम पहले खोजो, मेरे इस बार से बच गए लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, वह लोग मुझे भी मार देंगे। उसका इतना कहना था कि खिड़की से गन फायर हुआ और मोनिका की खोपड़ी खाली हो गई। डेविल ने उसी तरफ देखा तो को ही नहीं था। वह धीरे धीरे शांत हो गए और जल्दी अथर्व में कन्वर्ट हो गया। अथर्व ने एक नज़र मोनिका को देखा और उसकी लाश से बोला, अपने पति के साथ धोखा किया था तूने, इसका अंजाम भी पा लिया, भगवान ने उसके साथ न्याय कर दिया। फिर अथर्व ने वहां पर कुछ तलाशी ली लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा तो वह चुपचाप कहां से निकल गया। अथर्व आज फिर माही के घर नहीं जा पाया था। आराधना नहीं उसे लड़के के हाथों पर अपना दुपट्टा बांध दिया और वह बस आराधना को देखे जा रहा था। वह लड़का और आराधना बहुत पास थे, इतनी कि वह लड़का आराधना की खुशबू महसूस कर सकता था जिससे उसे एक अलग ही पहचानी अपने अंदर महसूस हो रही थी जिससे वह वाकिफ था। उसे कुछ न बोलना देखकर आराधना ने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो उसकी आंखें उसे लड़के की आंखों से जा मिली। आराधना तो बस उसकी आंखों में देखती रह गई। इतनी खूबसूरत आंखें उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसे सिर्फ उसे लड़के की आंखें देख रही थी जो एकटक अपनी आंखों से आराधना को देख रहा था। ये लड़का कोई और नहीं अक्षत कपूर था जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ क्लब में आया था, पर बीच में ही अक्षत ने ही उसे ब्रेकअप करने के लिए कह दिया, इसीलिए वह झलकर गुस्से में अक्षत को हर करने करके चली गई क्योंकि वह अक्षत को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। आखिर इतने अमीर इंसान को कौन खोना चाहेगा। अक्षत मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था जिसके एक ही सारे पर पूरा मुंबई शहर चल रहा था। अक्षत को अपना हर काम परफेक्ट करना पसंद है, अपने लुक से लेकर ऑफिस से कम तक। अक्षत की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम माहिरा था जो पिछले 2 सालों से अक्षत के साथ थी और उसे डेट कर रही थी, पर अक्षत को उससे कोई मतलब नहीं था। वह तो बस उसे अपनी नीज पूरी करता था, वह भी सिर्फ माहिरा के कहने पर, क्योंकि वह कभी भी किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करता था। अक्षत को कुछ ना बोलता देखकर आराधना ने उसका हाथ अपने हाथों से हटा दिया और उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। पर अक्षत तो बस एकटक खोया हुआ था। उसे बहुत अजीब लगा कि एक लड़की ने उसके हाथ पर अपना दुपट्टा बांध दिया और ऐसे अचानक चली भी गई। उसके जाते ही अक्षत की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने अपनी नजर पूरे क्लब में घुमाई पर उसे आराधना कहीं नहीं दिखाई दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए पर अक्षत आराधना को भुला नहीं पाया। उसे हर वक्त बस आराधना का चेहरा अपनी आंखों के सामने दिखता था। जब भी वह माहिरा के साथ इंटीमेट होता था तब उसे माहिरा की जगह आराधना दिखने लगती थी, जिस वजह से वह इरिटेट हो चुका था। उसने बहुत सारे डॉक्टर को खुद को दिखाया कि उसे कहीं कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से उसे आराधना बार बार दिखती है, पर सभी टेस्ट और चेकअप करने के बाद भी उसे अंदर कुछ नहीं निकला। तब अक्षत से कंट्रोल नहीं हुआ, तब उसने आराधना की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। तब से लेकर आज तक वह हमेशा आराधना के ऊपर नजर रखता था, उसे फॉलो करता था। जब भी वह आराधना को अपनी नजरों से देखा था तब जाकर उसे अपने अंदर एक सुकून सा महसूस होता था। तब जाकर उसे पता चला कि उसे ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी आराधना से प्यार हो गया है। इसीलिए उसने ठान लिया था कि अब वह आराधना के प्यार को पाकर रहेगा। पर वह जब आराधना को पास से जाने लगा तब उसे पता चला कि आराधना बाकी लड़कियों से काफी अलग है। उसके अंदर बचपन से ही संस्कार भरे गए थे जिससे उसे बदलना नामुमकिन था। अक्षत इन 7 महीना से आराधना को बहुत करीब से जान चुका था, इतना कि वह आराधना को एक नज़र देखकर ही बता सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर जैसे जैसे दिन बीत गए अक्षत को आराधना को हासिल करने की चाहत और बढ़ गई। वह आराधना को खुद के पास खुद के साथ रखना चाहता था हर वक्त, हर लम्हा, और देखते ही देखते उसने आराधना को लीगली हासिल भी कर ही लिया था। यही सब सुनकर अक्षत अपने पुराने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने आराधना को देखा जो अब तक सो रही थी, पर तभी अचानक उसकी नजर आराधना के हाथ पर गई जहां पर उसे चोट लगी थी और उसके हाथ का खून सूख चुका था। उसने गुस्से से आराधना के हाथ को देखा और अपनी साइड टेबल की ड्राइवर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके हाथ पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। कुछ ही देर बाद उसने हाथ में पट्टी कर दी जिससे आराधना को दर्द न हो। उसने आराधना का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर किस करते हुए अपनी धीमी आवाज में आराधना से बोला, आरू, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, पर जब तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती तो मेरे दिल में एक अनचाहा दर्द महसूस होता है जिसको उसे नहीं कर पाता मैं, जिस वजह से मैं तुम्हें ना चाहते हुए भी हर्ट कर देता हूँ।
बट आई प्रॉमिस एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मुझसे प्यार करोगी बेइंतहा, तब तुम खुद मुझे दिल से एक्सेप्ट करोगी कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, क्योंकि मैं जो दिखता हूँ मैं वो हूँ नहीं। इतना बोलकर अक्षत ने आराधना के फोरहेड पर किस कर दिया और रूम में बने सोफे पर जाकर बैठ गया और अपने ऑफिस का काम करने लगा। करीब शाम को आराधना की नींद खुली, उसने उठकर अंगड़ाई ली और जैसे ही बेड से उठने लगी उसे ठीक अपने सामने सोफे पर अक्षत को बैठे हुए देखा, जो अपनी हेजल आय से एकटक उसे ही घूर रहा था। अक्षत को देखकर आराधना डर गई, पर उसने हिम्मत करके खुद को संभाला और अक्षत को इग्नोर करके बेड से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। आराधना ने जैसे ही दरवाजा खोलना, जहां दरवाजा खोल ही नहीं रहा था, उसने गुस्से से घूरकर अक्षत की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, देखिए दरवाजा खोलिए, अभी के अभी मुझे बाहर जाना है। आराधना की बात सुनकर अक्षर कुछ नहीं बोला और अपने हाथ बांधकर वैसे ही सोफे पर बैठकर आराधना को घूरने लगा। आराधना को अक्षत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अक्षत के पास गई और अपनी उंगली दिखाते हुए अक्षत से बोली, मैंने कहा ना कि दरवाजा खोलिए, मुझे मेरे घर जाना है। आराधना की बात सुनकर अक्षत ने अपना फोन निकाला और अपना फोन स्क्रॉल करते हुए आराधना से कहा, ये तुम्हारा ही तो घर है, फिर कहाँ जाना है तुम्हें। आराधना को अक्षत की बातों से इतना गुस्सा आ रहा था कि वह चाहे तो अक्षत का कर ही फोड़ दे। उसने अक्षत से बहस किए बिना उसके हाथ में पड़ा हुआ फोन छीन लिया और अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रीति का नंबर डायल करने लगी, पर वह ऐसा कर पाती कि तभी अक्षत उसके हाथ से अपना फोन छीन लिया और उसकी कमर को पकड़कर खुद के करीब करके अपनी कड़क आवाज में कहा, आरो ट्राई भी मत करना, तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट डोंट प्ले विथ मी, अदरवाइज यू कांट हैंडल माय ब्लडी प्ले। और तुमने तो उसका ट्रेलर देखा ही है, क्या तुम्हें मूवी भी देखनी है? हाँ मैं तैयार हूँ, बस तुम रेडी रहो मेरे प्ले के लिए। अक्षत की इतनी बदतमीजी से भरी बातें सुनकर आराधना का फेस शर्म से लाल हो गया। उसने अक्षत को धक्का दिया और कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना और मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना, बहुत स्ट्रांग हूँ मैं। आराधना की ऐसी एटीट्यूड भरी बातें सुनकर अक्षत ने अपनी आंखें रोल की और कहा, वह रियली यू आर स्ट्रांग, तो चलो इस स्ट्रांग ने इसको ट्राई करते हैं, कितनी देर तक ये स्ट्रांगनेस तुम्हारे अंदर रहती है मैं भी देखता हूँ। आराधना को अक्षत की बातों का कोई मतलब समझ नहीं आया। वह अक्षत से कुछ कहती कि तभी अक्षत ने उसकी गर्दन को पकड़ा और उसे अपने फेस के पास लाकर किस करने लगा। उसके ऐसा करते ही आराधना की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह अक्षत को खुद से दूर कर पाती कि तभी अक्षत ने उसे पीछे ले जाकर सोफे पर धकेल दिया और खुद उसके ऊपर जाकर आराधना को पैशनेटली किस करने लगा। आराधना ने अक्षर का शर्ट टाइट पकड़ लिया, पर अब वह उसको दूर नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे अपने अंदर एक अलग सा एहसास महसूस हो रहा था, जिसे वह ना चाहते हुए भी अक्षत को खुद के करीब होने से रोक नहीं पाए। अक्षत बस उसे किस किया जा रहा था। लगभग 15 मिनट बाद अक्षत ने आराधना को छोड़ दिया। अक्षत के छोड़ते ही आराधना लंबी लंबी सांस लेने लगी। अक्षत बस एकटक उसे घूर रहा था। अक्षत की नजर आराधना के लाल चेहरे से होकर उसके चेस्ट पर कोई जो साथ लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी, जिसे देखकर अक्षत के डिजाइन और ज्यादा बढ़ गए। अक्षत ने आराधना को सोफे पर से पलटा और उसके ब्लाउज की डोरी खोल दी। आराधना का ब्लाउज सिर्फ एक ही डोरी से बंधा हुआ था, जो अब खुल गया था। अक्षत झुका और आराधना की गोरी पीठ को किस करने लगा। कुछ देर बाद उसने आराधना को वापस अपनी तरफ पलटा और उसका ब्लाउज निकाल कर सोफे से नीचे फेंक दिया और उसके बूब्स को किस करते ही आराधना से हट गई। उसने अपने हाथ कसकर सोफे पर पकड़ लिए और अपनी आंखें बंद कर दी। उसने ना चाहते हुए भी अक्षत का उसे किस करना, उसके पास आना आराधना को अच्छा लग रहा था, इसलिए वह उसे रोक नहीं पाए। अक्षत ने उसके बूब्स को किस करके एकदम लाल कर दिया था। अब अक्षत के हाथ नीचे की तरफ बढ़ रहे थे। उसने आराधना के लहंगे की डोरी खोली और आराधना का लहंगा निकालने लगा। आराधना का लहंगा निकालने के बाद अक्षय ने अपना हाथ आराधना के प्राइवेट एरिया पर रख दिया। उसके ऐसा करते ही आराधना धरती से हम गई। उसे अपने अंदर एक बेचैनी महसूस होने लगी, जो वह खुद नहीं जानती थी कि क्या है। अगले दिन कॉलेज में अथर्व माही को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मुंह गुब्बारे की तरह खुला हुआ था। वह उसके पीछे पीछे घूम ही रहा था, लेकिन तभी प्रोफेसर अनमोल वहां आया और अथर्व से बोल, दूसरों के रास्ते में टांग अड़ाना बंद कर दो अथर्व। तो अथर्व ने उसे देखा और कहा, वह क्लास की टॉपर है, तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तब अथर्व उसे घूरते हुए चुपचाप क्लास से निकल गया। माही को उसके लिए बुरा तो लगा, लेकिन वह अथर्व से कॉलेज में बात नहीं करना चाहती थी। शाम को माही के घर पर अथर्व माही से बोला, क्या यार माही नाराज क्यों हो? तब माही मुंह बनाकर बोली, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। तभी उसकी माँ अथर्व के लिए लड्डू चाहे कचौरी और समोसे लेकर आ गई। तब माही ने उनसे कहा, माँ अथर्व का व्रत है, सब कुछ वापस ले जाए। उसकी बात सुनकर मिसेज गर्ग हंस पड़ी। तभी अथर्व ने उनसे ट्रे लेकर लड्डू खाते हुए कहा, मैं तो खाऊंगा। माही मुंह बनाकर वहां से उठकर चली गई। तभी उसकी माँ अथर्व से बोली, बोलकर नाराज होती है तो ऊपर छत पर अकेले बैठ जाती है, जाओ उसे मना कर लेकर आओ बेटा। तब अथर्व वाला लड्डू खाते हुए ऊपर छत पर चला गया।
ऊपर जाकर देखा तो माही एक टक चांद को देख रही थी। अथर्व को देखकर वह बोली, जब तुम आराध्या से प्यार करते हो तो उसे धोखा कैसे दे सकते हो? तब अथर्व ने कहा, मैं अपनी डार्लिंग को धोखा देता तो अब तक जिंदा भी नहीं होता। मेरा डेविल मुझे कब का मार देता। तुम मेरी दोस्त हो, इतना विश्वास तो मुझ पर करना ही चाहिए तुम्हें। तब माही बोली, मैं तुम्हें 2 बार उसे माहिरा के साथ बात करते हुए देखा है और आज उसे मोनिका के साथ फ्लर्ट करते हुए भी देखा था। तब अथर्व ने कहा, अरे यार, उसे माहिरा को तो मैं जानता भी नहीं और वह मोनिका, वह हम दोनों को कपल समझ रही थी। इनफैक्ट सभी समझते हैं, आईना तो वह हमारे बीच झगड़ा करवाना चाहती थी। अब वह कॉलेज में भी नहीं दिखेगी कभी, तो टेंशन मत लो। तभी अथर्व का ध्यान छत के कोने में पड़ा। वह वहां से बोला, तुम्हारे पापा सिगरेट पीते हैं क्या? तब माही बोली, नहीं तो। तभी मिसेज गर्ग ने उन्हें आवाज दी तो माही नीचे चली गई। वही अथर्व ने वह सिगरेट के टुकड़े उठाए और टेढ़ा मुस्कुरा दिया, जैसे उसे कोई क्लू मिल गया हो। अगले दिन कॉलेज में अवनी और माही दोनों बात कर रही थी। तभी सामने से माहिरा दनदनाते हुए उन दोनों के पास आए और वह माही को घूरते हुए बोली, तुम्हें ऐसा क्या है जो अथर्व तुझसे ही चिपका रहता है? खूबसूरत तो तुम हो नहीं, स्टडीज में अच्छी हो, बस में भी पढ़ाई में अच्छी हूँ, होठू पूरा कॉलेज मुझ पर मरता है, लेकिन अथर्व को तुम जैसे बहन जी में क्या दिखता है? तभी माही की जगह अवनी बोली, ये तुम अथर्व से क्यों नहीं पूछती? तभी माहिरा बोली, पूछूंगी और तुम देखना, अथर्व को मैं पाकर रहूंगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। वही माही मन में बोली, हूँ किसी की खूबसूरती पर अथर्व कभी नहीं फिसलेगा। तभी अवनी उसे उसकी सोच से बाहर निकलते हुए बोली, छोटी चुड़ैल को माही, और बता कैसा चल रहा है तेरा और अथर्व का? तब माही बोली, हम दोनों में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सबको लगता है, हम बस दोस्त हैं। माही की बात को अवनी ने सीरियसली नहीं लिया और उसने कहा, मजाक मत कर, चल हम दोनों को प्रिंसिपल ने बुलाया है। और वह दोनों लड़कियां प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हो गई। तब उन्होंने दोनों को बैठने के लिए कहा। दोनों बैठ गई तो प्रिंसिपल बोले, तुम दोनों के पास पासपोर्ट है ना? तब दोनों ने हमें सर हिलाया और एक दूसरे की तरफ देखा। द प्रिंसिपल बोले, हमारे कॉलेज से कुछ लोगों की टीम अफगानिस्तान यूनाइटेड नेशन के एक प्रोग्राम के लिए जा रही है, जिसमें तुम दोनों और माहिरा भी जा रहे हैं। आज की 6 घंटे बाद की फ्लाइट है, तो घर जाकर तैयारी कर लो। तब माही बोली, लेकिन सर ऐसे अचानक मुझे अपने पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी। तब प्रिंसिपल ने कहा, दरअसल ये प्रोजेक्ट किसी और कॉलेज को मिला था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने मना कर दिया, तो यह अपॉर्चुनिटी हमारे कॉलेज को मिल गई। और माही, तुम्हारे फादर तुम्हें नहीं रोकेंगे, जाओ, अब जो भी तैयारी करनी है जाकर कर लो। तो दोनों लड़कियां जल्दी से घर के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अथर्व आज आलस के कारण अपने कमरे में ही पड़ा हुआ था। उसका मन नहीं आज कुछ भी करने का। तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा तो अंगद का फोन आ रहा था। अथर्व नहीं फोन उठाया तो सामने से वह बोले, अथर्व क्या प्रोग्रेस है? तब अथर्व ने कहा, सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ है। तब वह बोले, मतलब? तब अथर्व ने कहा, मतलब कुछ ज्यादा ही शांति छाई हुई है, जो कि उसे मोनिका के मरने के बाद नहीं होनी चाहिए थी। कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला, खैर देखते हैं। अथर्व ने इतना कहकर फोन काट दिया। तभी उसके फोन पर माही का फोन आया। उसने फोन उठाया तो माही बोली, अथर्व, मैं और अवनी अफगानिस्तान जा रहे हैं। तो अथर्व चौंकते हुए बोला है, पर क्यों, कैसे, कब? तब माही ने कहा, अरे वह एक प्रोजेक्ट आया है कॉलेज में यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जिसके लिए मैं अवनी और माहिरा सिलेक्ट हुई है। अच्छा भाई, मैं फोन रखती हूँ, अभी प्लेन में हूँ। माही ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। अथर्व कुछ समझा पाता तभी उसने फोन पर एक मैसेज आया, प्रोफेसर आनंद गर्ग इज मिसिंग। डिफेंस सेक्रेटरी के ऑफिस में सेक्रेटरी गुस्से में नजर आ रहे थे। सामने जयराज जी सर झुकाए खड़े थे। डिफेंस सेक्रेटरी गुस्से में बोले, प्रोफेसर गर्ग की सिक्योरिटी का जिम्मा सिर्फ अथर्व पर छोड़कर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। सब लोग चुप थे। तभी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ बोले, फिलहाल तो मिसेज गर्ग को चुप रहने के लिए कहा है, ताकि मीडिया को खबर ना मिल जाए। वह अथर्व को देखकर रुक गए और अंगद से बोले, इसे किसने बुलाया? तब अथर्व ने कहा, मैं खुद आया हूँ, मुझे एक क्लू मिला है। तभी अंगद ने कहा, अथर्व तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम यही तक था। तब अथर्व आराम से बोलकर, प्लीज मुझे किसी पर शक है। तब अंगद दोबारा बोले, अपने घर जाओ अथर्व। तब अथर्व सबको घूरते हुए बोला, ठीक है, फिर मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि इसमें माही को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है, उसकी जान को खतरा है। आप लोग मुझे कुछ भी करने से रोक नहीं सकते, चलता हूँ, जय हिंद। तभी डिफरेंट सेक्रेटरी उसे रोकते हुए बोले, रुको अथर्व। अथर्व रुक गया लेकिन पलटा नहीं। तब वह बोले, ऑल द बेस्ट। तब अथर्व वहां से निकल गया। अथर्व के जाने के बाद इंटेलिजेंस के चीफ बोले, सर आपने उसे रोका क्यों नहीं? तब वह बोले, लड़के में विकास की झलक दिख रहे हैं। अगले दिन सुबह अथर्व जल्दी से कॉलेज गया और सीधा प्रिंसिपल के केबिन में धड़धड़ाते हुए घुस गया। अथर्व को देखकर प्रिंसिपल बोले, अरे अथर्व, तुम यहाँ, और यह क्या तरीका है केबिन में आने का? तब अथर्व ने कहा, सॉरी सर, वह क्या है ना, मुझे जल्दी थी आपसे मिलने की, वह क्या है ना, मुझे भी माही की तरह ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें दुनिया घूम सकूं। तब प्रिंसिपल ने कहा, हाँ हाँ, स्टूडेंट तो एक्सचेंज होते ही रहते हैं, ऐसा मौका दोबारा आया तो तुम्हें जरूर भेजा जाएगा। तब अथर्व उन्हें घूरते हुए बोला, वह तो है सर, लेकिन माही को एक दिन में ही ऑफर कैसे आ गया? तब प्रिंसिपल ने कहा, मुझे क्या पता, ये तो उन्हें यूनाइटेड नेशन वालों को पता होगा।
तब अथर्व ने कहा तो फिर मुझे कॉपी दे दीजिए उनके ऑफर की। तब प्रिंसिपल ने कहा सॉरी अथर्व, सिर्फ और स्टूडेंट को ही अप्रूवल की कॉपी दी गई है जो वहां गए हैं। अथर्व कुछ देर चुप रहा और फिर कहा ठीक है छोड़िए सब। आप मुझे ये बताएं कि आप 3 दिन पहले ऑफ प्रोफेसर गर्ग से आधी रात से उनके घर की छत पर क्या बात करने गए थे। अथर्व की बात सुनकर प्रिंसिपल गुस्से में बोला क्या बकवास कर रहे हो धर्म, भला मैं उनसे आधी रात में क्यों मिलने जाऊंगा। तब अथर्व बोला अच्छा फिर प्रोफेसर अनमोल 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे। तब प्रिंसिपल बोला ये तुम उनसे जाकर क्यों नहीं पूछते। तब अथर्व ने कहा क्योंकि उनकी आईडी नकली है, नाम नकली है और अपने ही उन्हें यहाँ पढ़ने के लिए अप्रूवल दिया था ना। तब प्रिंसिपल चिल्लाते हुए बोला गेट आउट अथर्व, निकल जाओ मेरे केबिन से। अथर्व ने उनकी चिल्लाहट को इग्नोर करते हुए आगे कहा आपने उसे आदमी में जो कि अनमोल नाम से हमें पढ़ा रहा था उसे मुझ पर और प्रोफेसर गर्ग पर नजर रखने के लिए हायर किया था और आपने मोनिका को भी मुझे उलझने के लिए एडमिशन दिया। जब उसकी मौत हो गई तो आपने और अनमोल ने मिलकर प्रोफेसर गर्ग को समझने की कोशिश की, लेकिन जब वह पैसे के लिए भी नहीं मानता आपने उन्हें धमकाया और कल जब मिसेज गर्ग घर पर नहीं थी तब आप उनके घर पर गए और सिक्योरिटी में लगे सभी गार्ड को मारकर उन्हें किडनैप किया और फिर उन्हें इंडिया से बाहर ले जाया गया, साथ में माही को भी ले जाया गया था कि उन्हें ब्लैकमेल करके उनका वह प्रोग्राम हड़प सके। माही को टॉर्चर होता देख वह प्रोग्राम आपके लोगों को दे देंगे। मास्टर स्ट्रोक, क्या कमाल का प्लान बनाया है आपने। तब प्रिंसिपल हंसते हुए बोले तुम्हारा विश्वास कौन करेगा। तब अथर्व उन्हें सिगरेट के टुकड़ों की फोटो दिखाते हुए बोला यह आप ही है ना, ये फॉरेंसिक चार्ज के लिए जा चुके हैं। तभी प्रिंसिपल ने गन निकाली और अथर्व पर तानते हुए बोले तुम सच में बहुत इंटेलिजेंट हो अथर्व, लेकिन अब तुम ही मरना होगा। तभी गोली चलने की आवाज आई। गोली प्रिंसिपल के हाथ में आकर लगी थी। तभी केबिन में एक लड़की गान टेंट हुए आए और अथर्व शीर्ष बोली गुड जॉब अथर्व, लगा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी लीड हमें दोगे। हम रो एजेंट से उसे लड़की के साथ 4-5 लड़के भी थे। तभी उनमें से एक लड़का आगे आया है और कहा हेलो सर से बात करो। अथर्व ने फोन कान से लगाया और हेलो बोला तो सामने से जयराज जी बोले वंडरफुल अथर्व, तुमने बहुत बड़ी लीड दी है हमें, इसके सहारे हम प्रोफेसर तक भी पहुंच जाएंगे। तुम्हारा मिशन यहीं पर खत्म हुआ, तुम सब अपने घर जा सकते हो। तभी अथर्व बोला मिशन खत्म कैसे हो गया सर, मैं तो अभी तक अफगानिस्तान गया ही नहीं। तभी वह बोले कम ऑन अथर्व, अफगानिस्तान हमारे भैया जान जाएगी जिन्हें 10-15 इंटरनेशनल लेवल के कैसे हैंडल की हो और वही एक्सपीरियंस रखते हो। यह मिशन बहुत खतरनाक हो गया है बेटा, तुम इसके लिए बहुत छोटे हो, तुम्हारा परिवार इंतजार कर रहा है तुम्हारे लौटने का। तब अथर्व उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलना सर प्लीज, मैं उन लोगों को बहुत क्लोज पहुंच गया हूँ, मुझे उसे नकली प्रोफेसर को सबक सिखाना है, वही इन सब की मेन कड़ी है। तभी जयराज जी मना करते हुए बोले नहीं का मतलब नहीं होता है अथर्व। तब अथर्व गुस्से से बोला ठीक है मैं खुद चला जाऊंगा अफगानिस्तान, फिर मैं किसी को भी जिंदा छोड़ने के गारंटी नहीं लूंगा। जहिरात जी समझ गए थे कि अथर्व जरूर वहां पहुंचकर तांडव करेगा, इसलिए वह बोले तुम इतनी सिद्धि क्यों हो धर्म, ठीक है चलना, तुम भी अपना पासपोर्ट वगैरह सब कुछ तैयार कर लो जाकर। इतना कहकर उन्होंने फोन कट कर दिया। तभी अथर्व मन में बोला वही तो मेरी अच्छी दोस्त हो, तुम्हें और तुम्हारे पापा को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया गया और अथर्व भी वहां से सीधा अपने कमरे पर जाने के लिए निकल गया। शाम को अथर्व सबके साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा था। अमर सर बोले ये हमारी टीम है सर। तब अगद बोले ये सब तो अथर्व की उम्र के बच्चे हैं जो भी ट्रेनिंग से लौटे हैं, अमित, सुहेल, आयशा, कमल, निधि, आयांश और अथर्व, ये सब साथ है और हम दो पूरे 9 लोगों की टीम है। अथर्व से सब ने हैंडसेट करके अपना परिचय दिया और फिर अथर्व निकल गया सबके साथ प्लेन में बैठकर अफगानिस्तान जाने के लिए। उसने करणवीर जी या फिर परिवार के किसी भी सदस्य को अपने देश से बाहर जाने के बारे में नहीं बताया था। देखते ही देखते प्लेन एयरपोर्ट पर पहुंच गया। वहां पर इंडियन एम्बेसी से कुछ लोग आए थे अथर्व लोगों को रिसीव करने। अगद को देखते ही एक आदमी आगे आया और कहा वेलकम सर, बहुत टाइम हो गया आपको देखे हुए। तब अगद ने कहा देश के लिए जितना काम देखिए उतना ही अच्छा है, वैसे इनपुट क्या है। तब वह आदमी धीरे से बोला है एम्बेसी चल कर बात करते हैं सर। सब लोग उनके साथ एम्बेसी के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ कंधार में प्रोफेसर गर्ग एक चेयर पर बैठे हुए थे, सामने काफी सारे आतंकवादी बंदूक हाथ में लिए बैठे हुए थे। मिस्टर गर्ग ने आसपास देखा तो ये जगह मोटी दीवारों से घिरी हुई थी जो काफी ऊंची बनी हुई थी। हर 100 मीटर पर एक आदमी एंटी एयरक्राफ्ट गन लिए खड़ा था। उसे एरिया में काफी चहल पहल थी, कहीं ट्रेनिंग चल रही थी तो कहीं हथियारों से भरी गाड़ी अंदर बाहर भेजी जा रही थी। देखा जाए तो यहाँ किसी का घुसना नामुमकिन था। एक आतंकवादी मिस्टर गर्ग के पास आते हुए बोला कैसे हो प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर गर्ग कुछ नहीं बोले। तब वह आदमी दोबारा बोला फिर पूछता हूँ प्रोफेसर साहब, आपको फॉर्मूला और सॉफ्टवेयर हमें देंगे या नहीं। प्रोफेसर गर्ग अब भी चुप थे। तब वह आदमी बोला है देखिए प्रोफेसर साहब, हम आपसे नरमी से पैसा रहे हैं क्योंकि हम आपको पसंद करते हैं, आप बहुत स्किल्ड साइंटिस्ट है, बस रकम बताइए 2000 करोड़।
5,000 करोड़ बस बता दीजिए। तब प्रोफेसर गर्ग ने कहा, आप मेरा जवाब जानते हैं। तब उसे आदमी ने कहा, हमें नाराज मत कीजिए प्रोफेसर, कल तक का वक्त देते हैं आपको, उसके बाद हम अपना तरीका इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी चाहिए हो तो बताएगा जरूर। इतना कहकर वह आदमी वहां से बाहर निकल गया तो सामने अमरीश खड़ा था। वह बोल मुंह खोलने उसने, तब उसे आदमी ने ना में सर हिला दिया और कहा, कल तक का वक्त दिया है। तब अमरीश ने कहा, कल तक देर हो जाएगी रहीम भाईजान, अभी उनकी बेटी को उठा कर लाते हैं और उसका मुंह खुलवाते हैं। तब रहीम बोला, अभी ऊपर से ऐसा कुछ करने का ऑर्डर नहीं आया है। तो अमरीश चुप हो गया। चलिए शुरू करते हैं। अब आगे दूसरी तरफ इंडियन एम्बेसी में अंगद चौहान और बाकी सब का वेलकम किया गया। वहां के हेड मिस्टर अभिनव बोले, आपकी पूरी टीम का दिल से स्वागत करते हैं। तब अंगद बोले, आप जानते हैं ना हम यहाँ क्यों आए हैं, आपके पास कुछ इनपुट है। तब उन्होंने कहा, इनपुट क्या, पूरी फाइल है, आज रात को प्लान करते हैं। तब अंगद चौहान ने कहा, ठीक है। तभी उनका ध्यान अथर्व पर गया तो वह कुछ सोच में गुम था। तो वह उसे बोल, क्या हुआ अथर्व। तब अथर्व ने कुछ नहीं कहा और उनकी तरफ देखता रहा। वहीं दूसरी तरफ कबूल एयरपोर्ट रोड पर एक रेस्टोरेंट में माही और दोनों लड़कियां बैठी हुई थी। माही का मन नहीं लग रहा था। तब अवनी ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ माही, अथर्व की इतनी याद आ रही है क्या। तब माही बोली, ऐसा नहीं है, मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ। इतना कहकर वो उठकर चली गई तो माहिरा मुंह बनाकर बोली, हुआ दिखा तो ऐसे रही है जैसे सच्चा प्यार बस यही करती है। माही वॉशरूम में गई तो देखा वहां पर वाईफाई अवेलेबल था। उसने स्टाफ मेंबर से पासवर्ड पता किया और फिर अथर्व को हाय का मैसेज किया। तभी अथर्व ने दूसरी तरफ से रिप्लाई दिया और मैसेज के थ्रू बात करते हुए कहा, माही मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरे साथ कांटेक्ट में हो, एक किसी को भी मत बताना और अपने टूर का पूरा प्लान और हर जगह की लोकेशन जहां भी तुम जाओगे मुझे भेजते रहना। माही को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अथर्व क्यों ये सब कह रहा है। तब उसने लिखा कि क्या हुआ, क्या बात है। तब अथर्व बोला, बाद में सब बताऊंगा माही, तुम अपना ख्याल रखना, बाय। अथर्व इतना लिखकर ऑफलाइन हो गया। माही भी सोचती हुए वहां से अवनी और माहिरा के पास चली गई। रात का वक्त, अंगद चौहान पूरी टीम और अथर्व लोगों को लेकर बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आ गए थे जहां उनके मुताबिक प्रोफेसर गर्ग को रखा हुआ था। अंगद चौहान सबसे बोले, शशिश कोई आवाज मत करना और धीरे धीरे चलो। कुछ कमांडो भी साथ में थे और रॉ एक्सपीरियंस टीम भी थी। अंगद चौहान अथर्व से बोले, अथर्व तुम लोग आओगे ना। तब अथर्व मना करते हुए बोला, नहीं सर, हम यही बाहर वेट करेंगे। तब अथर्व और नए लोगों की टीम को छोड़कर बाकी अंगद अमरकर के साथ चले गए। वही बाहर सोहेल अथर्व से बोला, अगर तुम्हें डर लग रहा था तो हमें क्यों जाने से रोका। बाकी सब भी अथर्व को घूर रहे थे। तब अथर्व ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो सब। अथर्व उन सबसे कुछ बात करने लगा। वही अंगद सबके साथ उसे 15 फ्लोर की बिल्डिंग में अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। तभी अंगद चौहान का दिमाग खटका। वह बोले, ये यहाँ कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, सब वापस चलो जल्दी। तभी अमरजी बोले, आप सही कह रहे हैं सर, वापस चलते हैं। पूरी टीम वापस जाने लगी लेकिन तभी फायरिंग शुरू हो गई और कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। अथर्व और बाकी सब ने जब फायरिंग की आवाज सुनी तो उनकी पकड़ बंदूक पर टाइट हो गई। अथर्व के अंदर डेविल एक्टिव हो गया था। वह अथर्व से बोला, अथर्व काफी टाइम बीत गया है, सबको अंदर गए हुए, एक काम करो, जगह चेंज करो छिपने की। अथर्व ने तुरंत उन सब से कहा, 1 घंटे से हम यही खड़े हैं, चलो कहीं और छुप जाते हैं। तभी एक लड़का बोला, लेकिन ऑर्डर तो यही वेट करने का था, तुम जाओ, हम यही वेट करेंगे। तब अथर्व वहां से दूसरी तरफ जाने लगा तो निधि, सोहेल और आयशा उसके पीछे चले गए। वह सब एक ट्रक के नीचे लेट गए। सोहेल बोला, हमने ठीक तो किया ना निधि। तो निधि बोली, मुंह बंद रखो, डफर देखो उसे, तरफ को आहट हो रही है। अथर्व और बाकी तीनों ने देखा तो 3-4 जीप वहां और अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। जो 3 एजेंट वहीं रह गए थे वह मरे जा चुके थे। ये देख निधि, सोहेल और ऐसा तीनों डर गए थे। वही डेविल ने अथर्व से कहा, देखा अर्थ कोई मिला हुआ है, उनमें से जो अंदर गए थे, मैंने तुम्हें रोककर बिल्कुल सही किया था। तभी जीते रुक गए और उनमें से कुछ आदमी उतरकर इधर उधर खोजने लगे। तभी ऐसा बोली, या अल्लाह, ये लोग तो खोज भी रहे हैं, पता नहीं हम बचेंगे या नहीं। तब अथर्व ने कहा, कुछ नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो और जो बोलूं वह करो। कुछ देर तक खोजने के बाद भी जब उन लोगों को कुछ नहीं मिला तो वह सब वापस चले गए। अथर्व अपनी गन लेकर ट्रक के नीचे से निकला। वही दिल्ली हेडक्वार्टर में जयराज जी सर पकड़ कर बैठे हुए थे। 2 दिन हो गए थे सबको अफगानिस्तान गए हुए, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई थी, उल्टा उनके सारे कनेक्शन टूट चुके थे। वह 2 दिनों से लगातार जाग रहे थे। तभी डिफेंस सेक्रेटरी बोले, हिम्मत मत हारो जयराज, सब ठीक होगा। तब जयराज जी ने कहा, सब कर, कहीं सब खत्म तो नहीं हो गया, हम फेल तो नहीं हो गए। तब डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, नहीं, अगर ऐसा होता तो आईएसआई और तालिबान जश्न मना रहे होते, हौसला मत टूटने दो। तब जयराज जी बोले, यह मिशन सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है, आप जानते हैं ना। तब डिफेंस सेक्रेटरी बोले, इसलिए कह रहा हूँ, हिम्मत रखो, हम जरूर सफल होंगे। अगर 12 घंटे में कोई खबर नहीं मिली तो हम हेल्प लेंगे। जयराज जी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। एक प्रोफेसर की जान की कीमत, मिशन सक्सेसफुल होना और सबका सही सलामत होना सब जरूरी था। पता नहीं क्या होगा। उन्होंने एक बीवी की टेबलेट खा ली।
वहीं दूसरी तरफ अथर्व बंदूक लेकर उसे बिल्डिंग में घुस गया। कुछ अंदर जाकर उसने देखा तो अंगद चौहान गोलियों से छलनी हुए पड़े थे और बाकी सब एजेंट और कमांडो भी। तभी उनकी नजर अमर सर पर पड़ी। वह कर रहे थे वह अथर्व से बोले, अथर्व इधर आओ बेटा। अथर्व उनसे दूर होकर खड़ा हो गया और उन पर गांठ आते हुए, गुलाब का खेल खत्म। अमर सर, मैं जानता हूँ कि आप आतंकवादियों से मिले हुए हैं, सब यहाँ मरे पड़े हैं और आप जिंदा हैं। ये तो तभी हो सकता है जब आप उनसे मिले हुए हो। उनके पास जो बंदूक है उसे घायल होने वाला भी इतनी देर होश में नहीं रह सकता। तब अमर कर झटके से खड़े हो गए और अथर्व पर गोली चला दी, जो उसे तो नहीं लगी लेकिन उसकी बंदूक छूटकर जरूर नीचे गिर गई। और वह बोले, मुझे पता था तुम बहुत चालाक हो अथर्व, लेकिन क्यों हो? मैं आतंकवादियों से मिला हुआ था। मैंने ही मोनिका को तुम्हें मरने के लिए ब्लैकमेल किया था। बदले में मुझे ऐसा और पैसा सब मिल रहा था। मैं जानता था तुम बच जाओगे और अंदर जरूर आओगे, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा था। खैर, अब तुम ही मारकर यह मिशन फेल हो जाएगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा और इन लोगों से पैसे। बाय बाय अथर्व। तभी एक गन फायर हुआ और अमर सर की खोपड़ी खुल गई। सोहेल अंदर आया। अथर्व उससे बोला, वेल डन सोहेल। वह तीनों अथर्व के पास आ गए थे। सोहेल ने कहा, अथर्व हमें हेडक्वार्टर फोन कर देना चाहिए। तब अथर्व बोला, नहीं अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, अब जो भी करेंगे हम चारों करेंगे। तब निधि ने कहा, पर कैसे? तो अथर्व बोला, सबसे पहले हमें प्रोफेसर गर्ग की बेटी को बचाना होगा, उसके जरिए ही प्रोफेसर को ब्लैकमेल किया जा सकता है, पहले उसे ही बचाना होगा। तब सोहेल ने कहा, लेकिन अथर्व। तब अथर्व बहुत दिनों को घूरते हुए बोला, तुम लोगों के पास कोई प्लान है? तब तीनों चुप हो गए तो अथर्व बोला, चलो मिशन पूरा करते हैं आज, चलिए शुरू करते हैं। अब आगे बच्चों के नाम के बारे में पूछने पर रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया और वह वहां से उठने लगा। तभी निर्भय ने उसे पकड़ लिया और कहा, मतलब यहाँ इस मामले में कुछ गड़बड़ है, वरना तो इतनी सिंपल से सवाल का जवाब देने से नहीं कतराता। रेहान ने शिव को देखा जो उसे ही देख रहा था। तभी रेहान खड़ा हो गया और कहा, तो फिर सुनो। सब रहा नीचे रहते हुए सबसे अलग आ गया और कहा, पहले तो मुझे उनके नाम अच्छे लगे थे, दूसरा अद्विक सूर्यवंशी ने मेरा बाप बनना चाहा और देखो मैं आज अद्विक के साथ साथ रूही का भी बाप बन गया। रेहान ये कहकर बिजली की तेजी से अपने कमरे में भाग गया। वहीं जब बात सबके समझ में आई तो निर्भय शिव को देखकर पेट पड़कर हंसने लगा और सिर्फ गुस्से से रेहान के पीछे भाग गया। सभी को लग रहा था कि अद्विक और रूही का नाम रेहान ने शिव के पेरेंट्स के नाम पर इमोशनल होकर रखा है, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और थी। बच्चों की समझ में कुछ नहीं आया। तभी निर्भय वहां से जाते हुए बोला, मुझे लग ही रहा था ऐसा ही कुछ होगा, मैं निकलता हूँ, पता चला मेरी ही सुताई हो गई और कल मैं पहले से ज्यादा लाल नजर आओ। ये कहकर निर्भय वहां से भाग गया। तब रिदम राजेंद्र जी से बोला, अब तो बता दीजिए अंकल, क्या खाकर पैदा किया था इस राक्षस को? मतलब कोई खून्नस में भी अपने बच्चों के नाम रखता है? तो राजेंद्र रिदम को घूरने लगा। वही रेहान अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था और शिव उसकी पीठ पर बैठा उसे मार रहा था और कहा, साले कुत्ते तू कितना कमीना है, मैं आज तक यही समझ रहा था कि शायद तुम मॉम डैड से प्यार करता है। लेकिन तभी रेहान ने उसे नीचे गिराया और कहा, हाँ तो इसे ही मेरे प्यार करने का तरीका समझ ले, अब छोड़, मुझे डिनर का टाइम हो रहा है। ये कहकर वह दोनों नीचे चले आए। अगले दिन शाम को मेंशन के गार्डन में ही हर्षित और निर्भय को हल्दी लगाई जा रही थी। सभी औरतों के हत्ते ही रेहान ने निर्भय को अपनी कमर पर उठा लिया और दूसरी तरफ शिव और रिदम ने हर्षित को पकड़ लिया और खुली हुई हल्दी से भरे एक छोटे से फूल में उन्हें फेंक दिया। ये देखकर सब लोग हंस रहे थे। तभी सबके हंसने की आवाज तेज हो गई, क्योंकि अन्वी, प्रीति और दया ने रेहान, शिव और रिदम को भी पीछे से उसी पल में धक्का दे दिया था। रेहान ने अपने चेहरे से हल्दी साफ की और अन्वी को देखा जो उसकी तरफ हाथ करके हंस रही थी। यही हाल प्रीति और दया का था। निर्भय ने रेहान, शिव और रिधम से धीरे से कुछ कहा और खुद हर्षित को लेकर वहां से बाहर आ गया। तीनों लड़कियां उनका मजाक उड़ा रही थी। तभी रेहान ने अन्वी का हाथ पकड़ लिया और उसे भी उसी पल में खींच लिया। वही बाकी दोनों ने भी ऐसा ही किया। सब लोग एक बार फिर से हंस पड़े। अन्वी और दोनों लड़कियां शर्म से बेहाल हो गई और जल्दी से वहां से निकलकर मेंशन में अपने कमरों की तरफ भाग गई। रेहान ने शिव और रिधम को आंख मारी और फिर वह तीनों भी उनके पीछे चले गए। उनके जाने के बाद सभी बच्चे उस पूल में कूद गए और खेलने लगे। वही रेहान जब अपने कमरे में पहुंचा तो हम भी वॉशरूम में खुद को साफ कर रही थी। रेहान ने जाकर जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लिया और अन्वी की तरफ बढ़ने लगा। वही अन्वी सावर के नीचे खड़ी खुद को रगड़ रही थी। तभी उसने देखा कि रेहान उसे घूरते हुए उसके पास आ रहा था। रेहान का शरीर दूर से ही गर्माहट फेंक रहा था। अन्वी को ऐसे भीगते देख
अनवी उसके इंटेंशन समझकर शर्म से सिकुड़ी जा रही थी। राजेंद्र के एक्सीडेंट के बाद रेहान लगभग 1.5 महीने बाद उसके करीब आ रहा था। रेहान ने अन्य को गोद में उठाया और वही बाथटब में लेट गया और फिर एक एक करके उनके कपड़े बाथटब से बाहर गिरने लगे। और अगले ही पल अनवी रेहान की गिरफ्त में सिसकियां भर रही थी। यही हाल शिव और रिदम के कमरे में भी था, बस वह दोनों बाथटब की जगह अपने कमरे में थे। अगले दिन मेहंदी और संगीत था। मेंशन का गार्डन एरिया बड़ा होने के कारण सब अरेंजमेंट वहीं पर थे। रेहान तो इस बार भी होटल में ही शादी करवाना चाहता था, लेकिन निर्भय नहीं माना। सभी लेडीज ने मेहंदी लगाई हुई थी। रात को संगीत में सबने डांस किया। बच्चों ने भी रेहान के लिए खास परफॉर्मेंस तैयार की। अद्विक, रेहान और रूही ने भी डांस किया। उनका सॉन्ग था चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है पापा मेरे पापा। रेहान ने उन दोनों को ही खुद के गले लगा लिया था। खुश होकर सब लोग भी बहुत खुश थे। वही राजेंद्र के मन में आया कि काश उसका और रेहान का बॉन्ड भी ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। वह किसी भी चीज में रेहान के बराबर ही नहीं कर सकता था। हजारों दुख सहने के बाद रेहान ने ये खुशी अपने हिस्से में पाई थी। उसकी जगह कोई भी इतना दुख सहन नहीं कर सकता था। अगले दिन शाम को शादी के 2 मंडप सज चुके थे। थोड़ी देर बाद ही निर्भय और हर्षित मंडप में अपनी अपनी दुल्हनों के साथ बैठे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। फेड हुए और सिंदूर भर गया। शादी संपन्न हो गई थी। विदाई भी हो गई थी। लड़की वालों ने एक हॉल बुक करवाया था और विदाई भी वहीं से हो रही थी। रेहान निर्भय का और शिव हर्षित का ड्राइवर बन गए थे। रिदम को भी रेहान ने शिव के साथ भेज दिया था। दोनों गाड़ियां जब एक बराबर आए तो शिव और रेहान ने एक दूसरे को आंख मारी। शिव पहले निकल गया था हर्षित के घर के लिए। वही रेहान ने एक नजर निर्भय को देखा और शरारती मुस्कान लिए गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों ही बहनों का अलग अलग घरों में एक ही वक्त गृह प्रवेश हुआ। उसके बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म हुई। चीज में लड़कियों ने ही बाजी मार। कुछ देर में ही सभी रसों से निपट कर सब लोग आराम करने चले गए। रेहान जल्दी से कोने में आया और शिव को फोन किया। शिव ने फोन उठाया और कहा प्लान कैसा चल रहा है रेहान। तब रेहान बोला एकदम सही, तू बता। हर्षित गया कि अपने कमरे में। तब शिव बोला नहीं, अभी रिदम उसे टिप्स दे रहा है। देख रेहान, मैं कह रहा था हर्षित तो शरीफ बच्चा है, उसे छोड़ देते हैं अगर वह ज्यादा डर गया तो। तब रेहान बोला ठीक है, उसे सिर्फ थोड़ा परेशान करना, बाकी निर्भय की तो मैं आज अच्छे से बैंड बजाऊंगा, बड़ा परेशान करता है सबको। तब शिव बोला मुझे तो उसका चेहरा देखना है, काश मैं वहां होता। अच्छा, सब सही से रिकॉर्ड करना, मैं सब एंजॉय करना चाहता हूँ। रेहान ने हाँ कहकर फोन कट कर दिया और निर्भय के कमरे में देखा जिसमें अभी भी निर्भय गया था। वही निर्भय अपने कमरे में गया तो वह बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। उसने देखा कैमरा फूलों से सजा हुआ था। बेड पर मनाली घूंघट डाले बैठी थी। निर्भय वही उसके पास बैठ गया और कहा मनु डार्लिंग, डर तो नहीं लग रहा है। वही बालकनी में पहन के पीछे बैठे रेहान को हंसी आ गई। तभी निर्भय ने बड़े प्यार से मनाली का घूंघट उठा दिया और अगले ही पल निर्भय की चीख पूरे विला में गूंज गई। रेहान ने अपने फोन में सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड किया और वही बालकनी से नीचे कूद गया।